सोचिए कि आप सुबह उठते हो, फ़ोन उठाते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो और फिर चाय की चुस्की लेते हो। बाज़ार जाते हो, पेट्रोल भराते हो, ऑफ़िस जाते हो, सैलरी आती है, ईएमआई कट जाती है, बच्चों की फ़ी, घर का किराया, ग्रोसरी, टैक्स, इन्वेस्टमेंट, लोन और मंथ के एंड में आप सोचते हो यार पैसा आता कहाँ से है और चला कहाँ जाता है। लेकिन सच ये है कि आपकी लाइफ़ में जो भी डिसीज़न होता है, कौन सी जॉब करनी है, क्या खरीदना है, कितना सेव करना है, एसआईपी करनी है या फोन खरीदना है, ये सब एक अदृश्य शक्ति, अदृश्य सिस्टम कंट्रोल करता है और इस सिस्टम का नाम है इकोनॉमी। अगर आज आप इकोनॉमी को नहीं समझे तो जिंदगी भर सिर्फ पैसा कमाते रहेंगे लेकिन पैसा आपको कभी नहीं समझेगा। तो आज की वीडियो में हम इकोनॉमी को बोरिंग टेक्स्ट बुक की तरह नहीं, रियल लाइफ का हिडन गेम की तरह समझेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आपकी सैलरी बढ़ने के बाद भी आपको अमीर फील नहीं करती है। क्यों बैंक में पैसा रखना सेफ लगता है पर इन्फ्लेशन उसे चोरी चोरी खा जाता है। क्यों कुछ लोग बहुत अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग मेहनत के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं, सब बताऊंगा जिससे कि आप भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सको। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत मेहनत की है मेरी टीम ने और तब इस स्क्रिप्ट को रेडी किया है। टाइम देकर देखिएगा, प्रॉमिस करता हूं लाइफ चेंजिंग मोमेंट मिलेगा। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? सब कुछ लिमिटेड है और जो हम इंसान है ना, इनकी डिजायर अनलिमिटेड है। हमें अच्छा घर चाहिए, अच्छी कार चाहिए, महंगे से महंगा फोन चाहिए, विदेश घूमने को चाहिए, बच्चों को एकदम महंगे स्कूल में डालना है, रिटायरमेंट सिक्योर चाहिए और ऊपर से सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दुनिया में सब कुछ अनलिमिटेड है ही नहीं। टाइम लिमिटेड है, पैसा लिमिटेड है, जमीन लिमिटेड है, जॉब्स लिमिटेड है, अपॉर्चुनिटी भी लिमिटेड है और सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी लिमिटेड है। और यही इकोनॉमिक्स का फर्स्ट रूल है। इंसान अनलिमिटेड चीज चाहता है लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है। इसको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं स्कार्सिटी, मतलब कमी। और ये कमी ही इकोनॉमी को जन्म कराती है। अगर दुनिया में अनलिमिटेड पैसा होता, अनलिमिटेड फूड होता, अनलिमिटेड पेट्रोल होता, अनलिमिटेड प्रॉपर्टी होती तो इकोनॉमी नाम की चीज होती ही नहीं। कोई प्राइस नहीं होता, कोई कंपटीशन नहीं होता, कोई लोन नहीं होता, कोई ईएमआई नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होता। लेकिन क्योंकि हर चीज लिमिटेड है इसलिए हमें हर दिन चॉइस लेनी पड़ती और हर चॉइस की एक छुपी हुई कीमत होती है जो इंसान को समझ में नहीं आती है। अब यहां पर एक चीज समझना होगा, जो नेक्स्ट सेगमेंट है, हर डिसीजन का एक रियल कॉस्ट होता है। मान लीजिए एक लड़का है रोहन, रोहन के पास संडे को सिर्फ 5 घंटे फ्री है। अब उसके पास ऑप्शन क्या है? दोस्तों के साथ जाए, मूवी देखे। ऑप्शन 2 क्या है? कोई कोर्स करे जिससे स्किल आ सके, उस स्किल से पैसा कमा सके। ऑप्शन 3, पार्ट टाइम फ्रीलांस वर्क करके 2000 कमा ले। अब समझना, अगर रोहन मूवी देखने गया ना तो मूवी की कॉस्ट सिर्फ टिकट का 300 नहीं है दोस्तों। रियल कॉस्ट क्या है? वो स्किल जो वो सीख सकता था, वो 2000 जो वो कमा सकता था, वो टाइम जो कभी वापस नहीं आएगा। इकोनॉमिक्स में इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब आप जो चूज करते हो उसकी असली कॉस्ट वो होती है जो आपने उसके बदले में सेक्रीफाइस की। आप 80,000 का आईफोन खरीदते हो तो कॉस्ट 80,000 नहीं है, कॉस्ट ये भी है कि अगर वही पैसा आपने म्यूचुअल फंड में 15 साल के लिए इन्वेस्ट किया होता वो फ्यूचर में कितना बन सकता था। आप रोज 2 घंटे रील देखते हो, कॉस्ट सिर्फ टाइम पास नहीं है, कॉस्ट ये है कि वही 2 घंटे अगर स्किल, हेल्थ, बिजनेस या लर्निंग में लगाते तो आपकी आने वाली 5 साल अलग हो सकती थी। इसलिए इकोनॉमिक पैसों का सब्जेक्ट नहीं है, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग का सब्जेक्ट है। लेकिन अनपढ़ लोग इकोनॉमिक्स को पैसों का कैलकुलेशन या सब्जेक्ट समझते हैं। तो पार्ट 3 अब क्या है? ट्रेड का मैजिक। अब सोचिए कि रोहन वीडियो एडिटिंग में अच्छा है, उसके पास स्किल है लेकिन पैसा कम है। दूसरी तरफ निखिल है, निखिल एक फाइनेंस क्रिएटर है, उसके पास ऑडियंस है, पैसा है, कंटेंट आइडिया है लेकिन वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं। अब रोहन निखिल की वीडियो एडिट करता है, निखिल रोहन को पेमेंट देता है, रोहन को पैसा मिल गया, निखिल का टाइम बच गया, दोनों जीत गए। इसको बोलते हैं ट्रेड।
ट्रेड का मतलब सिर्फ दुकान से सामान खरीदना नहीं है। ट्रेड का मतलब है मैं तुम्हें वो देता हूं जो तुम्हें चाहिए, तुम मुझे वो देते हो जो मुझे चाहिए। यही रीजन पर दुनिया चलती है। डॉक्टर अपना टाइम और मेडिकल नॉलेज देता है, पेशेंट पैसा देता है, टीचर नॉलेज देता है, स्टूडेंट फी देता है, एम्प्लॉय स्किल देता है, कंपनी सैलरी देती है, बिजनेस प्रोडक्ट देता है, कस्टमर मनी देता है। ट्रेड के बिना इकोनॉमी डेड है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है जो सबसे जरूरी, कंपैरेटिव एडवांटेज। सबसे बेस्ट होना जरूरी नहीं है। इंटरेस्टिंग ट्विस्ट को समझिए। मान लीजिए निखिल खुद भी एडिटिंग कर सकता है और शायद रोहन से बेहतर कर सकता है, तो क्या निखिल को खुद एडिटिंग करनी चाहिए? कमेंट में बताइए आप। जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि निखिल का 1 घंटा अगर एडिटिंग में चला जाता तो उसका 1 घंटा कंटेंट स्ट्रेटजी, बिजनेस डील या सेल कॉल से चला जाता। हो सकता है कि वो एडिटिंग करके 2000 बचा लेता, लेकिन वही 1 घंटा बिजनेस में लगा के वो 25,000 50,000 कमा सकता था। इसलिए रोहन एडिटिंग करेगा, निखिल बिजनेस ग्रो करेगा। इसी को बोलते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब है आप वो काम करो जिसमें आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबसे कम। दुनिया में ट्रेड इसलिए नहीं होता क्योंकि एक बंदा सबसे बेस्ट है। ट्रेड इसलिए होता है क्योंकि हर इंसान का टाइम और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अलग है। इस वजह से आउटसोर्सिंग होती है और इसी वजह से कंपनी एम्प्लॉय हायर करती है और इसी वजह से बिजनेसमैन, अकाउंटेंट, एडिटर, डिजाइनर, लॉयर, कंसल्टेंट को पे करते हैं, क्योंकि पैसा सिर्फ काम खरीदने के लिए नहीं होता है, पैसा टाइम खरीदने के लिए होता है। आई बात समझ में? अब इसमें नेक्स्ट आता है मार्केट का इनविजिबल सिस्टम जो आपको कंट्रोल करता है। जब आप कह लो कि जब बायर और सेलर मिलते हैं, ट्रेड होता है, प्राइस बनता है, डिमांड सप्लाई इंटरेक्ट होती है, तो एक सिस्टम क्रिएट होता है और इस सिस्टम को क्या कहते हैं? मार्केट। मार्केट सिर्फ सब्जी मंडी या स्टॉक मार्केट नहीं होता है। मार्केट एक इनविजिबल नेटवर्क है जहां हर इंसान अपने फायदे के हिसाब से डिसीजन लेता है। कस्टमर सस्ता खरीदना चाहता है, सेलर महंगा बेचना चाहता है, कंपनी प्रॉफिट चाहती है, एम्प्लॉय सैलरी चाहता है, सरकार टैक्स चाहती है, इन्वेस्टर रिटर्न चाहता है। और इन सब को मूव करता है एक पावरफुल सोर्स, इंसेंटिव। इंसान इमोशन से ड्रिवन लगता है, लेकिन इकोनॉमी में मोस्टली इंसेंटिव से रिएक्ट करता है। अगर पेट्रोल 70 हो, लोग फ्रीली ड्राइव करते हैं, लेकिन अगर पेट्रोल 150 हो जाए तो लोग स्कूटी, मेट्रो, कारपूल, ईवी, सीएनजी के बारे में सोचने लगते हैं। अगर एफडी 4% रिटर्न दे तो लोग स्टॉक और म्यूचुअल फंड की तरफ जाते हैं, लेकिन एफडी 9% का रिटर्न दे तो लोग रिस्की एसेट से निकाल कर पैसा एफडी में डाल देते हैं। सही या गलत? आपने भी किया होगा। अगर किसी स्किल की डिमांड बढ़ जाए तो लोग वही स्किल सीखना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्राइस सिर्फ नंबर नहीं है, प्राइस एक सिग्नल है दोस्त। अब यहाँ पर डिमांड सप्लाई का गेम समझो। गेम प्याज से पेट्रोल तक। अब इसको एक एग्जांपल से समझिए। टोमेटो, आपको टोमेटो चाहिए, होटल वाले को टोमेटो चाहिए, रेस्टोरेंट को टोमेटो चाहिए, हर घर में टोमेटो चाहिए। ये हुई डिमांड। अब फार्मर जितना टोमेटो मार्केट में ला रहा है वो क्या हुई? सप्लाई। और जब सप्लाई नॉर्मल है और डिमांड नॉर्मल है तो प्राइस स्टेबल रहता है। लेकिन अगर बारिश से फसल खराब हो गई, सप्लाई गिर गई, डिमांड वही है, क्या होगा? प्राइस बो। 20 रुपए किलो का टमाटर 100 रुपए किलो में बिकेगा, बिकेगा ना? अब लोग क्या कहेंगे? महंगाई बढ़ गई, सरकार क्या कर रही है, मार्केट लूट रहा है। लेकिन इकोनॉमिक्स के हिसाब से प्राइस बढ़ना एक सिग्नल है। हाई प्राइस फार्मर्स को सिग्नल देता है कि इस क्रॉप में प्रॉफिट है, अगली सीजन में ज्यादा फार्मर टोमेटो उगाएंगे, सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस गिर सकती है। तो ये हुआ मार्केट का नेचुरल एडजस्टमेंट सिस्टम। लेकिन दिक्कत तब होती है जब सरकार जबरदस्ती प्राइस कंट्रोल करने लगे। अगर सरकार बोले टोमेटो 20 से ऊपर नहीं बिकेगा और रियल कॉस्ट है 60, तो सेलर ऑफिशियल मार्केट में बेचना बंद करेगा। फिर क्या बनेगा? शॉर्टेज। उससे क्या होगा? ब्लैक मार्केटिंग, और क्वालिटी हो जाएगी कंप्रोमाइज्ड। इसलिए फ्री मार्केट में प्राइस एक थर्मामीटर की तरह होता है। वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, वो आपको प्रॉब्लम दिखाता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। और फिर इस इकोनॉमी में आता है पार्ट 7, मनी। पेपर का टुकड़ा या एक ट्रस्ट? अब देखिए, एक बड़ा सवाल है। आपकी जेब में 500 का नोट है, उसकी रियल वैल्यू क्या है? पेपर, इंक, सिक्योरिटी थ्रेड? तो देखो, अगर मटेरियल वैल्यू देखो तो वो शायद कुछ पैसे का भी नहीं है। फिर भी उस नोट के बदले पेट्रोल, ग्रोसरी, मेडिसिन, फूड, टिकट, जो चाहो वो खरीद सकते हो। क्यों? क्योंकि सोसाइटी बिलीव करती है कि ये नोट वैल्यूएबल है।
तो मनी का असली बेस गोल्ड नहीं है, मनी का असली बेस है ट्रस्ट। अगर कल लोग मान लो ये माने कि 500 का नोट अवेलेबल नहीं है तो वो पेपर बन जाएगा। हिस्ट्री में कभी सेल मनी थे, कभी सॉल्ट मनी था, कभी गोल्ड कॉइन, कभी सिल्वर कॉइन, कभी पेपर करेंसी, और आज डिजिटल नंबर। यूपीआई पर जो 10,000 दिख रहा है वो एक्चुअल फिजिकल कैश नहीं है, वो एक डिजिटल प्रॉमिस है। तो मनी के 3 काम होते हैं। पहला, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आप बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम से बच जाते हो। दूसरा, स्टोर ऑफ वैल्यू, आप आज काम करते हो किसके लिए? कल के लिए, तो वैल्यू स्टोर कर रहे हो। तीसरा, यूनिट ऑफ अकाउंट, आप कंपेयर कर सकते हो कि चाहे 10 की है, फोन 80,000 का है, घर 80 लाख का। तो मनी ने ह्यूमन सिविलाइजेशन को स्पीड दी, लेकिन मनी के साथ एक और सिस्टम आया, वो है बैंकिंग, जिसमें मोस्टली लोग क्या सोचते हैं, बैंक एक लॉकर है, आप पैसा डिपॉजिट करते हो और बैंक उसे सेव करता है लेकिन रियलिटी में बैंक आपका पैसा खाली लॉकर में नहीं रखता है, बैंक डिपॉजिट लेता है, उस डिपॉजिट का एक पार्ट रिजर्व रखता है, बाकी पैसा लोन के फॉर्म में दूसरों को आगे दे देता है। आप मान लो कि बैंक में 1 लाख डिपॉजिट करते हो, बैंक ने उस 1 लाख का बड़ा पोर्शन किसी और को होम लोन, कार लोन या बिजनेस लोन के फॉर्म में दे दिया और बैंक इंटरेस्ट कमा रहा है। अब आपको सेविंग अकाउंट में 3 से 4% दे रहा है, लेकिन जो दूसरों को लोन दिया उस पर 9 से 12% कमा रहा है। तो डिफरेंस जो आया, मान लो 12% पे लोन दिया, 4% आपको सेविंग में दिया, तो कितना? 8% बैंक ने कमाया। लेकिन यहाँ एक डीपर पॉइंट है, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम में पैसा सिर्फ प्रिंट नहीं होता है, पैसा लोन क्रिएट होने पर भी सिस्टम में आता है। जब बैंक किसी को लोन अप्रूव करता है तो इकोनॉमी में परचेजिंग पावर क्रिएट होती है, इसलिए क्रेडिट इकोनॉमी का फ्यूल है। और जब लोन सस्ता हो तो लोग घर, कार, बिजनेस, कंजप्शन पर खर्च करते हैं, इकोनॉमी तेज चलती है। जब लोन महंगा होता है तो लोग बोरोइंग यानी कर्ज लेना कम करते हैं, इकोनॉमी स्लो होती है। इसी लीवर को सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, और इंडिया में ये काम कौन करता है? आरबीआई। अब इसी में एक साइलेंट चोर आता है जो आपके पॉकेट को खाता है, इन्फ्लेशन, डेंजरस कॉन्सेप्ट। तो देखिए, इन्फ्लेशन का सिंपल मतलब है सेम चीज खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। आज 100 में जो सामान मिल रहा है 5 साल बाद शायद वही 150 में मिले, तो आपको लगता है सैलरी बढ़ रही है। लेकिन अगर सैलरी 8% से बढ़ रही है और प्राइस 10% बढ़ जाए तो रियल टर्म में आप गरीब हो गए कि नहीं हो गए? राज मान लो कि उसके पास 1 लाख है, उसने एफडी में डाल दिए, 6% का इंटरेस्ट मिला, 1 साल बाद 1,06,000 हुआ, राज खुश। महंगाई 7% या 8% से बढ़ गई तो आपकी तो पावर ही घट गई ना, परचेजिंग पावर घट गई, रियल वैल्यू घट गई। और मिडिल क्लास का सबसे बड़ा ट्रैप यही है, बैंक बैलेंस बढ़ता दिखता है लेकिन परचेजिंग पावर गिरती रहती है। इसलिए सिर्फ सेविंग काफी नहीं है, आपको इन्वेस्टिंग समझनी पड़ेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन नाम का जो कीड़ा है, दीमक है, वो धीरे 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 आपकी वेल्थ को खा रहा है। और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकती है, इससे लोन महंगा हो जाता है, कार लोन महंगा, होम लोन महंगा, बिजनेस लोन महंगा, तो लोग बोरोइंग कम करते हैं, स्पेंडिंग स्लो हो जाती है, डिमांड कंट्रोल में रहती है और प्राइस ठंडे हो जाते हैं। ठंडे मतलब मूवमेंट नहीं, लेकिन साइड इफेक्ट क्या है? ग्रोथ स्लो हो सकती है, कंपनी एक्सपेंशन डिले कर सकती है, जॉब इंपैक्ट होती है। और जब इकोनॉमी स्लो होती है तो आरबीआई रेट कट करता है। क्यों कटता है? रेट कट करते ही लोन सस्ता, तो बोरिंग ज्यादा होती है, खर्चे ज्यादा होते हैं, ग्रोथ को बूस्ट मिलता है। लेकिन ज्यादा चीप मनी महंगाई बढ़ा भी सकती है, यानी आरबीआई एक बैलेंसिंग एक्ट करता है, एक तरफ ग्रोथ, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन, और इनका बैलेंस। अगर ग्रोथ कहीं गड़बड़ हो रही है तो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कहीं गड़बड़ हो रही है तो ग्रोथ, तो इसको बैलेंस करना पड़ता है। यानी इकोनॉमी में फ्री लंच नहीं होता है, हर डिसीजन का फ्री ट्रेड होता है। अब इसमें एक मजेदार चीज आता है कि देश की इकोनॉमी बड़ी हो रही है या नहीं, कैसे पता चले? तो यहाँ पर आता है जीडीपी। जीडीपी का सिंपल मतलब है एक देश के अंदर एक फिक्स पीरियड में जितने फाइनल गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुए हैं उनकी टोटल मार्केट वैल्यू। अगर फैक्ट्री ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है, सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है, लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं, कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, जीडीपी ग्रो हो रही है। जीडीपी को समझने के लिए एक कॉमन फॉर्मूला होता है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट, यानी आम आदमी का खर्चा, कंपनी का इन्वेस्टमेंट, सरकार की स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। लेकिन जीडीपी परफेक्ट मेजर नहीं है। जीडीपी ये नहीं बताता कि पैसा किसके पॉकेट में जा रहा है। अगर देश का जीडीपी ग्रो कर रहा है लेकिन वेल्थ सिर्फ टॉप 1% के पास जा रही है तो आम आदमी ग्रोथ को फील नहीं कर रहा है, वो घसीट रहा है जिंदगी। और जीडीपी अनपेड वर्क को इग्नोर करती है। एक मदर घर में बच्चों की केयर करती है, कुकिंग करती है, बड़े लोगों की केयर करती है, फैमिली का इमोशनल मैनेजमेंट करती है, जीडीपी में जीरो।
लेकिन वही काम अगर कोई पेड नहीं कर दे, कुक कर दे, नर्स कर दे, ट्यूटर कर दे, तो जीडीपी बढ़ जाती है। तो पॉल्यूशन क्रिएट करने वाली फैक्ट्री जीडीपी बनाती है, लेकिन पॉल्यूटेड एयर से हेल्थ डैमेज जीडीपी में प्रॉपरली माइनस नहीं होता। इसलिए जीडीपी इकोनॉमी का रिपोर्ट कार्ड है, लेकिन लाइफ का फुल रिकॉर्ड नहीं है, फुल रिपोर्ट कार्ड नहीं है। तो जीडीपी ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ, एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर सरकार अपना बनाती है फ्यूल, मतलब सरकार चलाती है ना, रोड मैनेज करती है, आर्मी चलाती है, सब्सिडी देती है, स्कूल, हॉस्पिटल, रेलवे का पैसा सब आता है टैक्स से। मतलब सरकार का रेवेन्यू। टैक्स दो मेजर टाइप होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जो ज्यादा कमाता है वो ज्यादा टैक्स देगा। और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी जैसे टैक्स। आप बिस्कुट खरीदो, शैम्पू खरीदो, मोबाइल खरीदो, रेस्टोरेंट में खाओ, टैक्स इंक्लूडेड है। इनडायरेक्ट टैक्स की प्रॉब्लम ये है कि ये पुअर और रिच दोनों पर के प्रोडक्ट पर सेम लगता है। अगर पैसे वाले लोग हैं, कोई बिलीनियर है, 100 रुपए का पैकेट खरीदता है और एक लेबर भी पैकेट खरीदता है, तो जीएसटी दोनों सेम भर रहे हैं, लेकिन लेबर की इनकम का कंपैरिजन में उसका बर्डन ज्यादा है। इसलिए टैक्स सिस्टम में फेयरनेस एक बहुत बड़ा डिबेट शुरू दिन से रहा है और आज भी। गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट टैक्स से ज्यादा स्पेंड करे तो बजट डेफिसिट होता है। इस डेफिसिट को कवर करने के लिए सरकार बोरोइंग करती है, गवर्नमेंट बॉन्ड इश्यू करता है, पब्लिक बैंक इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट को पैसा लेंड करते हैं। अगर बोरोड मनी रोड, पोर्ट, रेलवे, डिजिटल इंफ्रा, एजुकेशन और हेल्थ में लगा तो फ्यूचर ग्रोथ होता है। लेकिन अगर बोरोड मनी शॉर्ट टर्म फ्री वाइज जो इलेक्शन जीतने के लिए बांटा जा रहा है, तो फ्यूचर में डेट और इन्फ्लेशन दोनों प्रेशर में आ जाते हैं। अब आप रिलेट कर पा रहे होगे अभी जो इंडिया में चल रहा है। तो कोई भी कंट्री, आप एक चीज याद रखो, कुछ बेस्ट नहीं बना पाती, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इंडिया आईटी सर्विस, फार्मा, एग्री, टेक्सटाइल सर्विस में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्रूड ऑयल, हाई एंड, सेमीकंडक्टर, एडवांस मशीनरी, एआई, ठीक है, इसमें कौन? यूएस टेक्नोलॉजी। चाइना मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रॉन्ग है, मिडिल ईस्ट ऑयल में स्ट्रॉन्ग है, जापान जो है हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग में स्ट्रॉन्ग है। तो हर कंट्री अपने कंपैरेटिव एडवांटेज के हिसाब से ट्रेड करती है, और इसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड से कंज्यूमर को चीप प्रोडक्ट मिलते हैं। आज स्मार्टफोन अफोर्डेबल है, सस्ते है ना, क्योंकि उनके जो पार्ट है अलग अलग कंट्री से आते हैं। लेकिन ग्लोबल ट्रेड का एक डार्क साइड भी है। अगर चीप इंपोर्टेड प्रोडक्ट लोकल मैन्युफैक्चर को डिस्ट्रॉय कर दें तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है, और इस वजह से सरकार कभी कभी टैरिफ लगाती है। टैरिफ मतलब इंपोर्टेड गुड्स पर टैक्स, और ये लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देता है, लेकिन कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट महंगा कर देता है। यानी ट्रेड में भी ट्रेड ऑफ। चीप गुड्स चाहिए तो ग्लोबल कॉम्पिटिशन एक्सेप्ट करो, लोकल जॉब बचानी है तो प्राइस बढ़ने का रिस्क एक्सेप्ट करो। और जब इंडिया अमेरिका से ट्रेड करता है तो रुपीज और डॉलर का गेम आता है। जैसे मान लो कि $1 बराबर 83 मान लो, फिर कुछ टाइम बाद 90, तो इसका मतलब क्या हुआ? रुपया कमजोर। फिर मान लो 95 और कमजोर। अब इम्पैक्ट क्या होगा? एक्सपोर्टर को फायदा होगा, क्योंकि उन्हें डॉलर में पेमेंट मिलती है। डॉलर कन्वर्ट करने पर ज्यादा रुपया मिलेंगे, आईटी कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, इंपोर्टर को नुकसान है। क्रूड ऑयल डॉलर में इंपोर्ट होता है, रुपया कमजोर हुआ तो ऑयल इंपोर्ट महंगा, ऑयल महंगा तो पेट्रोल डीजल महंगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, गुड्स को प्राइस बढ़ेंगे, जो गुड्स से मार्केट में खरीदने वाले उनके प्राइस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन प्रेशर आएगा। करेंसी रेट सिर्फ फॉरेक्स ट्रेड का टॉपिक नहीं है, रुपीज डॉलर आपकी पेट्रोल प्राइस, ट्रेवल कॉस्ट, इंपोर्टेड फोन, इन्फ्लेशन स्टॉक मार्केट तक लेकर जाता है। आई बात समझ में? अब इसमें जो सबसे पर्सनल टॉपिक आती है, मतलब एकदम दिल के छूने वाली, इकोनॉमिक्स में, उसमें लोग कहते हैं कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ फिर भी सैलरी कम है। तो हार्ड ट्रूथ ये है कि मार्केट आपको मेहनत के हिसाब से पे नहीं करता है, मार्केट आपको पे करता है आपकी स्किल की डिमांड कितनी है। जी हाँ, आपके स्किल की डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, आपको रिप्लेस करना कितना डिफिकल्ट है। अगर आपका काम 10 दिन ट्रेनिंग के बाद कोई और कर सकता है तो सैलरी हमेशा प्रेशर में रहेगी। अगर आपका स्किल रेयर है, रेवेन्यू जनरेट करता है, तो रिप्लेस करना मुश्किल है, सैलरी हाई रहेगी। इसलिए हाई वैल्यू स्किल जरूरी है। सेल्स, कोडिंग, एआई टूल, फाइनेंशियल एनालिसिस, कंटेंट स्ट्रेटजी, मैनेजमेंट, नेगोशिएशन, डेटा, लीडरशिप क्वालिटी। जी हाँ, लीडरशिप क्वालिटी पे भी बहुत सारी कंपनियां अच्छे पैसे देती है। बिजनेस बिल्डिंग, ठीक है, तो ये सब चीजों पे आपको अच्छी सैलरी मिलती है, आपकी डिमांड रहती है, आपको कोई हटा नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर आपकी जॉब ऐसी है जहाँ पे कोई भी बंदा दूसरा आके आपके काम को रिप्लेस कर सकता है, तो आपको हमेशा टेंशन रहेगी, आप हमेशा रोते रहोगे, मेरी सैलरी बढ़ती नहीं है या मेरी जगह कोई और जाता है। तो यानी आपको स्किल लाना होगा अगर सैलरी बढ़ानी है तो। अब मान भी लीजिए आपने सैलरी कमा ली, अब क्या?
अगर आप पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में रखते हो तो इन्फ्लेशन खा जाएगा, अभी सिखाया। अगर इम्पल्सिव स्पेंडिंग करते हो तो वेल्थ बिल्ड नहीं होगी। इसलिए आता है फाइनेंस। फाइनेंस का काम है जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है उन्हें उन लोगों से कनेक्ट करो जिनको ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए। स्टॉक मार्केट में आप कंपनी का स्मॉल ओनरशिप खरीदते हो। अगर कंपनी ग्रो करे, प्रॉफिट बढ़े, वैल्यूएशन इंप्रूव हो तो आपकी वेल्थ बनती है। बॉन्ड में आप कंपनी या सरकार को लोन देते हो, रिटर्न फिक्स होता है, रिस्क रिलेटिवली लोअर होता है। म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनल्स फंड मैनेज करते हैं, आपका पैसा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट होता है। एसआईपी डिसिप्लिन क्रिएट करती है, डेरिवेटिव ओनली रिस्क मैनेजमेंट के लिए बना है। ये बात अलग है कि लोग अलग तरीके से यूज करते हैं, लेकिन रिस्क जो रिटेल ट्रेडर उनके लिए कभी कभी गैम्बलिंग बन जाता है, राइट। तो अगेन हम किस चीज को कैसे समझ रहे कर रहे हैं वो हम पे डिपेंड करता है। और फाइनेंस का एक बड़ा सिंपल रूल है, हायर रिटर्न के साथ हायर रिस्क पीछे पीछे आएगा चिपकते हुए। और सेकंड रूल ये है कि जिस चीज को समझते नहीं उसमें पैसा ना लगो। अमीर लोग स्पेकुलेशन से नहीं, सिस्टम से पैसा बनाते हैं। एसेट एलोकेशन, रिस्क मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, डाइवर्सिफिकेशन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, इमोशनल कंट्रोल, क्योंकि यही है रियल फाइनेंस। बट ये बात अलग है कि आप लोग इस चीज को इग्नोर करते हो। जैसे आज ही की वीडियो है, बहुत कम लोग देख रहे होंगे, कई लोग बीच में छोड़कर चले गए, उनको लगा होगा अरे भैया इसमें स्टॉक का नाम नहीं। यही तो गलती है, क्योंकि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है। मैं आपको एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक इकोनॉमिक्स की बता रहा हूँ। अगर मार्केट सबको अपॉर्चुनिटी देता है तो फिर गरीबी क्यों होती है? क्या गरीब लोग मेहनत नहीं करते? कई बार गरीब लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इनकम की नहीं है, प्रॉब्लम होती है अनसर्टेनिटी, स्ट्रेस, हेल्थ रिस्क, एजुकेशन गैप, लैक ऑफ सेफ्टी, लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ होप। एक पुअर फैमिली के पास 1000 एक्स्ट्रा आते ही टेक्स्ट बुक बोलेगी इन्वेस्ट करो, लेकिन रियल लाइफ बोलेगा बच्चे की दवा लाओ, राशन लाओ, पेंडिंग बिल करो, एक दिन अच्छा खाना खा लो, या ईएमआई का प्रेशर कम करो। तो पुअर लोग लॉन्ग टर्म रिटर्न नहीं देखते, क्योंकि शॉर्ट टर्म सर्वाइवल बहुत अर्जेंट होता है। इसको बोलते हैं पॉवर्टी ट्रैप, जहां इंसान इतना प्रेशर में होता है कि वो फ्यूचर के लिए डिसीजन लेने की कैपेसिटी ही खत्म कर देता है। और आप मैं भी कई बार ऐसे इरेशनल डिसीजन लेते हैं। सेल देखते हैं, बुर्बक की तरह शॉपिंग कर लेते हैं, सब पता है। उसके बाद भी क्रेडिट कार्ड से लाइफस्टाइल अपग्रेड करते हैं, लॉस बुकिंग से डर लगता है, प्रॉफिट जल्दी बुक करते हैं, फोमो में स्टॉक खरीदते हैं, ईएमआई से चीज लेना है क्योंकि 2999 रुपये पर मंथ तो लग रहा है। तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कहता है इंसान कैलकुलेटर नहीं है, इंसान जो है ना इमोशन, फियर, ग्रीड, होप, स्ट्रेस, इनका मिक्सचर है। इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ मैथ नहीं, फाइनेंशियल एजुकेशन साइकोलॉजी भी होती है। बट अफसोस कोई इसको समझना नहीं चाहता। मैंने बताया ना आज की वीडियो भी कई लोग छोड़कर भाग गए होंगे और वो लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक करेंगे। अब दुनिया के इकोनॉमिक सिस्टम को समझते हैं। कैपिटलिज्म में प्राइवेट ओनरशिप होती है, बिजनेस प्रॉफिट के लिए काम करते हैं और इस सिस्टम में इनोवेशन होता है। एप्पल, गूगल, टेस्ला, रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, ये सब प्राइवेट एंटरप्राइज की पावर दिखाते हैं। लेकिन कैपिटलिज्म का डार्क साइड है इनइक्विलिटी, मोनोपोली और एक्सप्लॉयटेशन का रिस्क। सोशलिज्म में सरकार का रोल बड़ा होता है, गोल होता है इक्विलिटी, पब्लिक वेलफेयर, बेसिक सर्विस। लेकिन अगर इंसेंटिव ही खत्म हो जाए तो प्रोडक्टिविटी गिरेगी। मिक्स इकोनॉमी दोनों को बैलेंस देती है। इंडिया मिक्स इकोनॉमी है, यहाँ प्राइवेट इकोनॉमी भी है, सरकारी स्कीम भी है, स्टॉक मार्केट भी है, पब्लिक हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट बैंक भी है, सरकारी बैंक भी है। रियल वर्ल्ड में कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है, हर सिस्टम का ट्रेड ऑफ होता है। और कैपिटलिज्म ग्रोथ देता है, इनइक्विलिटी बढ़ाता है। सोशलिज्म इक्विटी का प्रॉमिस करता है, इफिशिएंसी रिड्यूस करता है, और मिक्स इकोनॉमी बैलेंस कर सकता है। लेकिन हमेशा डर होता है पॉलिसी मिस्टेक का। पॉलिसी कौन बनाती है? सरकार। तो अब सवाल है कि इस पूरे सिस्टम में क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्कार्सिटी को समझिए। आपका टाइम लिमिटेड है, इसलिए टाइम को चीप एंटरटेनमेंट में वेस्ट मत कीजिए। दूसरा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझिए। हर खर्चे से पहले पूछो इस पैसे का बेस्ट यूज क्या हो सकता है। तीसरा, स्किल बिल्ड करो, सैलरी बढ़ानी है। चौथा, इन्फ्लेशन को बीट करो, सिर्फ सेविंग से वेल्थ नहीं बनेगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जरूरी है। पांचवा, गुड डेट वो है जो एसेट या इनकम जनरेट करते हैं, बेड डेट वो हैं जो लाइफस्टाइल का दिखावा करते हैं। चौथा, मार्केट सिग्नल समझो, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, रुपीज कॉस्ट, क्रूड ऑयल, बॉन्ड यील्ड, ये सब आपके पॉकेट से कनेक्टेड हैं। उसके बाद इमोशनल इन्वेस्टिंग से बचो, फोमो, ग्रीड, फियर, टिप्स, टेलीग्राम चैनल वेल्थ डिस्ट्रॉय करते हैं।
इसके बाद डाइवर्सिफिकेशन रखो, इक्विटी, डेट, गोल्ड, कैश, इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड, सबका रोल है। उसके बाद फाइनेंशियल एजुकेशन को कंटिन्यू रखो। इकोनॉमी स्टैटिक नहीं होती है, रूल, रेट, पॉलिसी, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल ट्रेड सब चेंज होता रहता है। जो सीखता रहेगा वो अडेप्ट करेगा, जो इग्नोर करेगा वो सिस्टम में फंस जाएगा। तो दोस्तों, इकोनॉमी कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। इकोनॉमी वो हिडन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिसाइड करता है कि आपकी सैलरी कितनी होगी, आपका लोन कितना महंगा होगा, आपका पेट्रोल कितने का मिलेगा, आपका इन्वेस्टमेंट कितना ग्रो करेगा, आपके सेविंग की रियल वैल्यू बचेगी या डूबेगी, आपकी नेक्स्ट जनरेशन फाइनेंशियल स्ट्रांग होगी या नहीं। तो आज हमने देखा कि स्कार्सिटी क्यों लाइफ का फर्स्ट रूल है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हर डिसीजन की हिडन प्राइस क्यों है, ट्रेड और कंपैरेटिव एडवांटेज दुनिया को कैसे चलाता है, मार्केट प्राइस सिग्नल कैसे देता है, मनी सिर्फ ट्रस्ट पे कैसे टिका है, बैंक इकोनॉमी में क्रेडिट कैसे क्रिएट करते हैं, इन्फ्लेशन मिडिल क्लास का साइलेंट दुश्मन है, जीडीपी यूजफुल भी है बट इनकम्प्लीट क्यों है, टैक्स, डेट, रुपीज डॉलर, लेबर मार्केट, फाइनेंस आपकी डेली लाइफ को कैसे इफेक्ट करते हैं। तो अगर आप इकोनॉमी को समझ गए तो आप सिर्फ न्यूज नहीं देखोगे, आप न्यूज के पीछे का गेम समझोगे। आप सिर्फ सैलरी नहीं लोगे, आप अपनी अर्निंग पावर बिल्ड करोगे। आप सिर्फ पैसा नहीं सेव करोगे, आपकी परचेजिंग पावर प्रोटेक्ट होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप सिस्टम के विक्टिम नहीं बनोगे, सिस्टम के स्मार्ट प्लेयर बनोगे। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूं कि मिडिल क्लास रिच क्यों नहीं बन सकते, तो कमेंट में लिखो मिडिल क्लास, और इस वीडियो को अपने बच्चों को दिखाओ, अपने बड़ों को दिखाओ, अपने दोस्तों को दिखाओ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे इस आसान भाषा में सब इस इकोनॉमी को समझ सके जो मैंने आधे घंटे में मेहनत की है। कई दिनों की मेहनत थी, करीब 3 महीने से मेरी टीम इस स्क्रिप्ट पे लगी हुई थी कि मैं आपको समझा पाऊं। तो मैंने अपने साइड से पूरे दिल से मेहनत की है। प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे दूसरे इसका वैल्यू समझ सके। थैंक यू।